अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी विल स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 3 ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन, दैट इज़ एपिडेमियोलॉजी। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, एपिडेमियोलॉजी आपका जो जिस वर्ड से निकला है दैट इज़ एपिडेमिक। और एपिडेमिक में भी तीन टर्म्स हैं। एपी मींस अमंग, डेमोस मीन पीपल एंड लोगोस मीन स्टडी। ठीक है, यानी कि स्टडी करनी है हमने लोगों से रिलेटेड, लेकिन लोगों के ही बीच में रहते हुए, दैट इज़ नॉन एज एपिडेमियोलॉजी। अब दो टर्म्स हैं जो अक्सर कंफ्यूज करती हैं, एपिडेमिक और पेंडेमिक। उसके पहले हम देख लेते हैं थोड़ा सा डिफरेंस। एपिडेमिक क्या चीज़ होती है? द अनयूजुअल अकरेंस ऑफ अ डिजीज इन अ पॉपुलेशन इन एक्सेस ऑफ इट्स एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी 4 times, एंड इफ डिजीज इज नॉट प्रिवेलेंट देन प्रेजेंस ऑफ सिंगल कन्फर्म केस ऑफ दैट डिजीज एट सेम प्लेस इज नॉन एज एपिडेमिक। अच्छा, वही कह रहे हैं कि अगर 4 टाइम एक ख़ास पॉपुलेशन में 4 टाइम से ज़्यादा वो डिज़ीज़ उसका इंसिडेंस देखा जाता है, या फिर अगर वहाँ पे इतनी वो प्रिवेलेंट नहीं है, फिर भी एक कंफर्म केस उसका उसी एरिया में मिलता है, तो उसको हम एपिडेमिक कहते हैं। ठीक है, जबकि पेंडेमिक क्या होता है? डिजीज़ स्प्रेड्स ओवर अ वेरी लार्ज जियोग्राफिकल एरिया। ठीक है, जिस तरह कोविड है वो एक जियोग्राफिकल एरिया में तो नहीं है, ठीक है, वहाँ से स्प्रेड करके पूरी दुनिया तक फैल गया डिफरेंट रीजन्स में, तो दैट इज़ नॉन एज पेंडेमिक। जबकि एपिडेमिक एक सिंगल रीजन से रिलेटेड है। जो एपिडेमिक एग्जांपल है उसमें चिकन पॉक्स है, कोलरा है, कोरोनरी हार्ट डिजीज़ है, जबकि पेंडेमिक में इन्फ्लुएंजा है, कॉलरा है और कोविड-19। अच्छा, डेफिनेशन पे आ जाते हैं एपिडेमियोलॉजी की, वो मैंने आपको जनरल बता दी। बहरहाल जो एक और डेफिनेशन है प्रॉपर वो ये है कि इट इज़ द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ रिलेटेड स्टेट्स और इवेंट्स इन स्पेसिफाइड पॉपुलेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ दिस स्टडी टू द कंट्रोल ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम। यानी सिंपली आपने क्या करना है कि जितनी भी हेल्थ रिलेटेड स्टेट्स हैं या फिर इवेंट हैं, एक ख़ास पॉपुलेशन में रहते हुए उसकी हमने डिस्ट्रीब्यूशन पढ़नी है। ठीक है, कि किस तरह से डिफरेंट हेल्थ केयर सेंटर्स डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं या हेल्थ सर्विसेज किस तरह दी जा रही हैं एक ख़ास पॉपुलेशन को, और आपने फिर उसी स्टडी को लगाना है फॉर द कंट्रोल ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो ये है एपिडेमियोलॉजी। अब आ जाते हैं कंपोनेंट्स पे। इसमें 3 Ds इसके कंपोनेंट होते हैं। एक डिजीज़ फ्रीक्वेंसी है, डिस्ट्रीब्यूशन है और डिटर्मिनेंट्स है। अब डिजीज़ फ्रीक्वेंसी का ये मतलब है कि कितनी बार वो डिज़ीज़ आपको एक ख़ास पॉपुलेशन में मिल रही है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि वो टाइम के अकॉर्डिंग, प्लेस के अकॉर्डिंग और पर्सन के अकॉर्डिंग किस तरह डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। और डिटर्मिनेंट्स का मतलब है कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि उस डिज़ीज़ को करवा सकते हैं। फिर आ जाते हैं एम्स पे। तो एम्स में बेसिकली 4 बातें हैं। सबसे पहले ये कि अगर हमने ये बताना है कि एक डिज़ीज़ किस तरह डिस्ट्रीब्यूट हुई हुई है, ठीक है, और कितनी डिस्ट्रीब्यूट हुई हुई है ख़ास एरिया में, वो हम कर सकते हैं। रिस्क फैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, कुछ डाटा क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, जिससे हम कुछ रिजल्ट निकाल सकें हेल्थ सर्विसेज से रिलेटेड। और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सर्विसेज फॉर प्रिवेंशन, कंट्रोल एंड ट्रीटमेंट। ज़ाहिर कम्युनिटी इज़ ऑल अबाउट प्रिवेंशन, सो प्रिवेंशन, कंट्रोल और ट्रीटमेंट भी इसके अंदर आ जाएगा। अच्छा, यूजेस पे आ जाते हैं। एपिडेमियोलॉजी के जो यूजेस है ना, सबसे पहला काम यह है कि टू स्टडी हिस्ट्री ऑफ डिजीज़, यानी एक डिज़ीज़ होगी है, ठीक है। वैसे तो मैं आपको बताऊंगी टाइप ऑफ स्टडीज़ में कि हमेशा ऐसे हम स्टडी नहीं करते कि जिसमें डिजीज़ हो चुकी होती है और इसके रिस्क फैक्टर को देख रहे होते हैं। हम ये भी अक्सर करते हैं कि एक रिस्क फैक्टर्स को लेके चलते हैं, उनको मॉनिटर करते रहते हैं और काफ़ी साल बाद जाके देखते हैं कि उनको वो डिज़ीज़ हुई या नहीं हुई। ठीक है, बहरहाल अगर हम जनरली बात करें तो हिस्ट्री ऑफ अ डिजीज़, यानी एक बंदे को डिजीज़ हो गई है, अब उसका बैकग्राउंड नॉलेज में आपने पीछे जाना है कि कौन कौन से रिस्क फैक्टर थे जिसकी वजह से ये डिजीज़ हुई है, वो बेसिकली इसका पहला यूज़ आ जाएगा। फिर दूसरा है कम्युनिटी डायग्नोसिस। ज़ाहिर है कम्युनिटी में लार्ज लेवल पे अगर कोई डिज़ीज़ रन कर रही है तो आप उसकी डायग्नोसिस करेंगे। प्लानिंग एंड एवेलुएशन, ठीक है, और एवेलुएशन ऑफ इंडिविजुअल्स रिस्क एंड चांसेस। सिंड्रोम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। कंप्लीटिंग द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज, सर्चिंग फॉर कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर। तो ये जो सारे हैं ये बेसिकली यूजेस हैं एपिडेमियोलॉजी से, हम क्या क्या कर सकते हैं। एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोच के बारे में उन्होंने थोड़ी सी बात लिखी है कि वो अप्रोच हम करते किस तरह स्टार्ट हैं। सबसे पहले क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है, कि अगर हमने एक कम्युनिटी में हम चले गए हैं, हमें पता है सपोज़ करें कि वहाँ पे गॉल स्टोन ज़्यादा हैं, ठीक है, गॉल स्टोन कोलिलिथियासिस के पेशेंट ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे बेसिकली हमने अगर स्टार्ट करनी है अपनी इन्वेस्टिगेशन तो वो किस तरह करेंगे? पहले हम क्वेश्चंस पूछेंगे कि क्या मसला है और किस हद तक है, मतलब क्या उसकी सेवेरिटी क्या है, सेवेरिटी का लेवल क्या है, कब वो स्टार्ट हुआ है, कौन कौन अफेक्टेड है और कैसे हुआ। ठीक है, फिर हेल्थ एक्शन से रिलेटेड हमने पूछना है कि क्या क्या किया जा सकता है उस प्रॉब्लम को कम करने के लिए और फ्यूचर में उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कौन कौन से रिसोर्सेज चाहिए आपको, कौन कौन से मसले पेश आएंगे। ठीक है, और फिर कंपैरिजन करते हैं, यानी दो या दो से ज़्यादा ग्रुप बना लेते हैं। वो खैर आपके पास अगर टाइप ऑफ स्टडीज़ की बात है तो बस इसको इतना ही रखते हैं। उसके बाद है बेसिक मैयर्स इन एपिडेमियोलॉजी। तो इसमें मैयरमेंट ऑफ मोर्टेलिटी, ठीक है, यानी कितनी डेथ्स हो रही हैं, मॉर्बिडिटी यानी कितनी डिजीज़ हो रही है, डिसेबिलिटी, नेटैलिटी, ठीक है, प्रेजेंस एब्सेंस और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज़, मेडिकल नीड्स वगैरह, ये सारी चीज़ें आपके पास आ जाती हैं इसके मैयर्स के अंदर।
उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो अब शुरू हो रही हैं, और वो है आपके पास टूल्स ऑफ मेजरमेंट। टूल्स ऑफ मेजरमेंट में सबसे पहले आ जाता है रेट। ठीक है, रेट और रेशो को आपने ध्यान से सुनना है, क्योंकि इसका डिफरेंस अक्सर पूछ लेते हैं वाइवा वगैरह में, और अलग से मैं डिफरेंस बता भी दूंगी। रेट क्या होता है बेसिकली, इट मेजर्स द अकरेंस ऑफ सम पर्टिकुलर इवेंट इन अ पॉपुलेशन ड्यूरिंग अ गिवन टाइम पीरियड। ठीक है, यानी कि एक ख़ास टाइम पीरियड में, ठीक है, कोई भी ख़ास इवेंट, जिस तरह मैं कहती हूँ डेथ रेट है, ठीक है, या फिर बर्थ रेट है, तो वो आपके पास आएगा रेट के अंदर। इसमें क्रूड डेथ रेट भी हो सकता है, स्पेसिफिक डेथ रेट भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, एज रिलेटेड भी हो सकता है। अच्छा, अब क्रूड रेट को देखते हैं। डेथ रेट की एग्जांपल अगर मैं दूं, तो डेथ रेट का फॉर्मूला ये होता है कि आपने डिनोमिनेटर में हमेशा मिड ईयर पॉपुलेशन रखनी होती है, ऊपर आपने रखना है नंबर ऑफ डेथ्स इन वन ईयर, यानी पूरी पॉपुलेशन नीचे रखी, और एक साल में कितनी डेथ्स हो रही हैं वो आपने ऊपर रखी, मल्टीप्लाई बाय 1000। ठीक है, तो ये आ जाएगा डेथ रेट। फिर आ जाते हैं इसके जो टाइप्स हैं आगे से, क्रूड रेट्स। क्रूड रेट्स क्या होते हैं, क्रूड रेट से स्पेसिफिक रेट्स में फ़र्क है। क्रूड का मतलब है उसमें कोई चीज़ स्पेसिफाई नहीं की जाती। जिस तरह क्रूड बर्थ रेट है ना, तो उसका मैं ये कहती हूँ कि एक साल में जितनी बर्थ हो रही हैं वो हम ऊपर रखेंगे, नीचे हम क्या रखेंगे, मिड ईयर पॉपुलेशन, और 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, फिर अगर स्पेसिफिक रेट की बात करें तो वो फिर डिजीज़ स्पेसिफिक भी हो सकती है, एज स्पेसिफिक भी हो सकती है। ठीक है, कि अगर हम नीचे सारी पॉपुलेशन रखते हैं और हम कहते हैं कि कितनी डेथ हो रही हैं, या हमें कहते हैं कि टीबी से कितनी डेथ्स हो रही हैं, ठीक है, तो वो डेथ रेट हम फाइंड आउट करते हैं। अगर स्पेसिफिकली एक डिजीज़ का, एज का या जेंडर का कर दें तो वो आपके पास इसमें आ जाएगा। फिर एडजस्टेड या स्टैंडर्डाइज रेट्स होते हैं। ठीक है, कि इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ज़्यादातर ये एज या जेंडर के लिए किए जाते हैं। जिस तरह दो एरियाज़ में हम फाइंड आउट करें दो चीज़ें, तो एज वाला जो फैक्टर है वो आपका कुछ कभी कभी रिजल्ट्स को चेंज कर देता है, तो उसको हमने एडजस्टमेंट करनी होती है। उसके बाद आ जाते हैं रेशो। रेशो क्या होता है, बेसिकली रिलेशन बिटवीन टू रैंडम क्वांटिटीज़। ठीक है, इसमें कोई इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, दोनों का मैं डिफरेंस आपको बताती हूँ, कि जो रेशो है उसमें न्यूमरेटर इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, जिस तरह मैं रेशो के एग्जांपल देती हूँ कि हमारी बॉडी में रेशो ऑफ वाइट ब्लड सेल्स टू रेड ब्लड सेल्स इज़ 1:600। ठीक है, अब वाइट ब्लड सेल रेड ब्लड सेल्स का पार्ट नहीं है, वो अलग हैं। हाँ, वो दोनों ब्लड का कंपोनेंट हैं, लेकिन वो एक दूसरे के अंदर प्रेजेंट नहीं है, ये रेशो है। जबकि रेट और प्रोपोर्शन, उन दोनों में जो आपका न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर का पार्ट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं प्रोपोर्शन पे। प्रोपोर्शन क्या होता है, दो चीज़ों के बीच में, एक दो रेशोज़ के बीच में बेसिकली इक्वालिटी होती है। और इसमें हम जिस तरह एग्जांपल ले लेते हैं कि नीचे हमने रखे टोटल नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन इन दैट एरिया एट अ सेम टाइम, और ऊपर हमने रखा कि उन बच्चों में कितनों को स्केबीज़ है। ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन में भी तो वो आ जाएंगे ना जिनको स्केबीज़ है, तो इसका मतलब है प्रोपोर्शन में और रेट में, इन दो चीज़ों में न्यूमिनेटर शुड बी पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर, जबकि रेशो में ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं होती। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद है न्यूमरेटर की उन्होंने बात बताई है, डिनोमिनेटर की ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। डिफरेंस हम देख लेते हैं मेरे ख्याल में रेट और रेशो का। अच्छा, वो डिफरेंस करने से पहले एक डिनोमिनेटर की उन्होंने कुछ बात बताई है कि पॉपुलेशन से रिलेटेड भी हो सकता है और टोटल इवेंट से रिलेटेड भी हो सकता है। अगर पॉपुलेशन से रिलेटेड है तो डिनोमिनेटर में या तो मिड ईयर पॉपुलेशन रखेंगे या पॉपुलेशन एट रिस्क। जिस तरह हम इटर्नल मोर्टेलिटी रेट फाइंड आउट करते हैं तो नीचे वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज लिखा जाता है जो 15 से 49 ईयर्स एज होती है। ठीक है, फिर दूसरा ये कि टोटल इवेंट से भी रिलेट हो सकता है डिनोमिनेटर, ज़रूरी नहीं है कि टोटल पॉपुलेशन ही है। जिस तरह इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वगैरह है, या फिर एक्सीडेंट के रिजल्ट में मैं कहती हूँ डिनोमिनेटर में पर 1000 व्हीकल्स कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं। ठीक है, तो वो आपके पास आ जाएगा प्रोपोर्शन में। रेट और रेशो को एक डिफरेंस देख लेते हैं। अच्छा, रेट इट मेजर्स द अकरेंस ऑफ टाइम, वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ख़ास पॉपुलेशन में जो भी एक ख़ास इवेंट हो रहा है, जबकि रेशो में एक क्वांटिटी दूसरे पे डिवाइड हो रही होती है सिंपली। फिर रेट में बता दें कि न्यूमरेटर पार्ट है, रेशो में न्यूमरेटर नोमिनेटर का पार्ट नहीं होता, और एक एग्जांपल या फार्मूला बता देना है। उसके बाद आ जाते हैं मेजर्स ऑफ मोर्टेलिटी। ठीक है, मोर्टेलिटी के कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं। सबसे पहले क्रूड डेथ रेट। क्रूड डेथ रेट वही जिस तरह मैंने आपको बताया, नंबर ऑफ डेथ्स एट अ प्लेस इन अ ईयर, उसको आपने ऊपर रखा, नीचे मिड ईयर पॉपुलेशन रखी और 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये क्रूड डेथ रेट है, मतलब स्पेसिफाई नहीं की हुई कि डेथ किस वजह से हो रही है। अगर हम स्पेसिफिक डेथ रेट इसमें करेंगे तो उसमें भी फिर 3-4 बातें आ जाती हैं। कॉज स्पेसिफिक डेथ रेट, ये मैंने उसको लेबल किया। ठीक है, स्पेसिफिक क्रूड डेथ रेट में सिर्फ ये था कि बस नीचे आपने पॉपुलेशन रखी कि पर पॉपुलेशन कितनी डेथ हो रही है, मल्टीप्लाई 1000, दैट इज़ क्रूड डेथ रेट। ठीक है, जो स्पेसिफिक डेथ रेट है ना उसमें 4 आ जाती हैं। या तो आप कॉज को स्पेसिफाई कर दें कि नीचे आपने टोटल डेथ्स रख दी, और
सॉरी, नीचे आपने मीडियल पॉपुलेशन रख दी, ऊपर आपने बताया कि डेथ्स टीबी से कितनी हो रही हैं और 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर टाइम स्पेसिफिक में डिनोमिनेटर सेम है सब में, टाइम स्पेसिफिक में बस आपने बता दिया कि एक वीक में या एक मंथ में कितनी डेथ्स हो रही हैं। एज स्पेसिफिक में आपने ऊपर एज को कर देना है कि अंडर 15 या अंडर 50 जो भी आपने एज करनी है। और फिर सेक्स स्पेसिफिक, ठीक है, कि फ़ीमेल या मेल अगर डेथ्स हम देख रहे हैं तो उसमें आ जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं केस फर्टेलिटी रेट। केस फर्टेलिटी रेट ये होता है किलिंग पावर ऑफ अ डिजीज़, एक डिजीज़ की मारने की सलाहियत कितनी है। तो उसमें आपने टोटल नंबर ऑफ़ डेथ्स ड्यू टू अ पर्टिकुलर डिजीज़ को ऊपर रखना है, नीचे टोटल नंबर ऑफ़ केसेस ड्यू टू। जिस तरह हमें कहते हैं कि कोविड के एक हॉस्पिटल में 400 केसेस आए और उनमें से 100 की डेथ होगी, बाकी अभी सर्वाइव कर रहे हैं, तो 100 को ऊपर रखेंगे, 400 को नीचे रखेंगे, ठीक है। यानी जितने एक्सपोज हुए हुए थे या जितने आए थे और जितनों की उनमें से डेथ हो गई वो आपके ऊपर आएगा इंटू 100, तो वो केस फर्टेलिटी रेट होगा। फिर आ जाते हैं प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रेट। प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रेट या फिर रेशो भी इसको कहते हैं। इसमें क्या होता है कि एक ख़ास कॉज की वजह से जितनी भी डेथ्स हुई हैं पर 1000 टोटल डेथ्स, ठीक है। अब इसमें और उसमें फ़र्क है, जिस तरह मैंने स्पेसिफिक डेथ रेट है वो रेशो नहीं है, ठीक है, जबकि ये रेशो वाली क्वांटिटी है। उसमें हमने ये कहा था कि नीचे पॉपुलेशन रखनी है, ऊपर आपने रखना है कि जितनी डेथ्स हो रही हैं वो 1000 से मल्टीप्लाई किया। इसके अंदर क्या है कि आपने नीचे डेथ्स रखनी है और ऊपर वो डेथ्स रखनी है जो किसी ख़ास कॉज की वजह से हो रही हैं और फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक हो गया। अच्छा, क्या क्या रह गया इसके अंदर? इसमें दो टाइप हैं प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रेट में। एक स्पेसिफिक डिजीज़ की है कि नंबर ऑफ़ डेथ्स जो हो रही हैं पर्टिकुलर डिजीज़ वो आपने ऊपर रखी, नीचे टोटल नंबर ऑफ़ डेथ्स रखी, वो मैंने आपको बता दिया। और इसी तरह अंडर 5 प्रोपोर्शनल उसको देख लेंगे। फिर सर्वाइवल रेट है। सर्वाइवल रेट जो है ना, उसमें ये कि जितने पेशेंट्स डायग्नोज हुआ आपने नीचे रखा, मतलब वो केस फैटेलिटी से उल्टा है। उसमें आपने रखा था ना कि जितने पेशेंट्स हैं एक डिजीज़ के वो नीचे रखा और जितनों की डेथ होगी वो ऊपर रखा। इसमें जितने सर्वाइव करेंगे आफ्टर 5 ईयर्स वो ऊपर रखना है और 100 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। ये एक बार ख़ुद फार्मूलाज आप लोग बुक से देखेंगे, याद करेंगे तो आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। उसके बाद एडजस्टेड या स्टैंडर्डाइज रेट्स। और स्टैंडर्डाइजेशन जो हम करते हैं वो एज को बैलेंस करने के लिए या फिर जेंडर वाइज करते हैं, तो उसके इनडायरेक्ट और डायरेक्ट तरीके होते हैं। ये खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, जो नेक्स्ट हमने करने हैं वो फ्रीक्वेंसी, प्रिवेलेंस, इंसिडेंस वगैरह करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो नेक्स्ट पार्ट में करते हैं। थैंक यू।